हम स्टार्ट करने लगे हैं। आपका सब्जेक्ट बिजनेस लॉज, दैट इज पेपर नंबर 2 फॉर सीए फाउंडेशन। हम स्टार्ट करने लगे हैं इसका मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं किस तरीके का पेपर आने के चांसेस हैं। आपने एनी 4 क्वेश्चंस करने हैं 5 में से, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, बाकी 5 में से कोई भी 4 करने हैं। जहां पे जरूरत पड़ी आप सूटेबल एजम्पशंस ले सकते हो, बट अगर ले रहे हो तो उनको प्रॉपरली डिस्क्लोज करो वर्किंग नोट्स बनाकर, क्योंकि लॉ में भी एजम्पशंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के। अगर हम ध्यान से देखें, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स। 100 करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, सी 4 यहां से 1 यहां से, तो टोटल 5 क्वेश्चन तुम कर रहे हो, और सिंगल क्वेश्चन की जो वेटेज जा रही है वो कितनी जा रही है, 20 मार्क्स की। इज दैट क्लियर? पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कशिश वॉज रनिंग अ बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिंस लॉन्ग। He sold his business to Naman and Promises and उनको बोल दिया है not to carry the business, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 27, और सेक्शन 27 किसका है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब जिसको ये सब नहीं आता और वो यहाँ पे बैठे हैं, उनका कोई काम नहीं है। सारे सेक्शन टिप्स पे होंगे तो मॉक टेस्ट सॉल्व होता है। सेक्शन 27 रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड and real diamond jewelry in that area for a period of next 1 year। ध्यान देना, ये किस में डील करता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। और रोक क्या लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नहीं बेचनी, रियल डायमंड ज्वेलरी भी नहीं बेचनी, इन दैट एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 मंथ, 1 ईयर। आफ्टर 2 मंथ्स कशिश ने एक रियल डायमंड ज्वेलरी का स्टोर खोल लिया। नमन ने केस फाइल किया कि मैंने तेरे ऊपर रोक लगाई थी कि तू सिंपल बिजनेस सिमिलर भी नहीं करेगा और रियल भी नहीं करेगा, तो क्या उसकी रोक को हम वैलिड मानेंगे? आंसर इज नो। कर दे तू गलतियां शुरू में। आंसर इज नो, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? सेक्शन 37 कहता है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, प्रोवाइडेड दैट रिस्ट्रिक्शन इज लॉफुल, provided that restriction is related to similar business within local limits and for time being। यहां पे within local limits justified, time being 1 year justified, लेकिन बिजनेस सिमिलर नहीं है, वो रियल डायमंड ज्वेलरी में डील करने चाह रहा है। आप उसके ऊपर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का स्टोर खोलने से रोक लगा सकते हो, बट रियल डायमंड ज्वेलरी का स्टोर खोलने से रोक नहीं लगा सकते। और उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि क्या वो जो रियल डायमंड की ज्वेलरी खोल रहा है उसके प्रति उसने कोई प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वॉयलेट करी है? आंसर इज उसने कोई प्रोविजंस वॉयलेट नहीं करी है। हेंस जो कशिश है वो रियल डायमंड बिजनेस के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। इज दैट क्लियर? आगे तो यहां पे अपने पास आ जाएगा, पहले तुम सेक्शन 27 लोगे, सेक्शन 27 लेके रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की सारी डिटेल्स दोगे, उसके बाद 2 पार्ट में क्वेश्चन को तुम डिवाइड कर दोगे। या फॉर्मेट ले लो या 2 पार्ट। पहले तुम लोगे अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, (1872) यहां पे तुम पूरा डिफाइन करोगे सेक्शन 27 प्लस लिस्ट दोगे उसकी, किसकी, एक्सेप्शंस की। फिर तुम हेडिंग डालोगे इन द इंस्टेंट केस, डबल अंडरलाइन करोगे उसको। ऊपर कीवर्ड क्या था सेक्शन 27, उसको हमने बुलेट्स में मतलब हाईलाइट कर दिया।
फिर डालोगे इन द इंस्टेंट केस इन द इंस्टेंट केस में तुम क्या करोगे, केस के रिलेटेड ही बात करोगे। केस के रिलेटेड तुम क्या करोगे, आप बोलोगे कशिश सोल्ड हिज रनिंग बिजनेस किस चीज का था, ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। टू नमन promises not to carry the business of artificial jewelry and real diamond jewelry। कहां पे नहीं करोगे, इन दैट एरिया फॉर पीरियड ऑफ 1 year। और कशिश ने ओपन किया शोरूम ऑफ real diamond jewelry which is not similar business। which is not similar business and exception of section 27 applies only to similar business। Conclusion, therefore Kashish can continue his business in real diamond jewelry। real diamond jewelry। डन है, डन विद एवरीवन। 7 मार्क्स का क्वेश्चन डन है। आगे चलते हुए अगेन 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। द पेड अप कैपिटल ऑफ दर्शन। आपने देखा है मैंने पहला क्वेश्चन फॉर्मेट में शुरू नहीं किया। नेवर गो फॉर अ फॉर्मेट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, असूल बना लो, ठीक है। जो चेकिंग लास्ट हमने देखी है वो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं, एक लॉ एक केस, बस बाकी कुछ नहीं देख रहे। आगे पेड अप कैपिटल ऑफ दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड कितना है, 1 करोड़ रुपए का, इन द फॉर्म ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स एंड 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स इन दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, वेदर दर्शन फोटोग्राफ लिमिटेड सब्सिडरी है। और क्या आपका आंसर सेम रहेगा, अगर 25,000 उसके पास इक्विटी के होते और 5,000 उसके पास प्रेफरेंस के होते। अब हमें पता चल गया जब सब्सिडरी का क्वेश्चन आ गया तो सेक्शन कौन सा लग गया, 2 क्लॉज 87। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 2 की डेफिनेशन का, सब्सिडरी कंपनी 2 क्लॉज 87।
अब सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग के पास मोर देन 1/2 की वोटिंग पावर, याद है, मोर देन 1/2 की वोटिंग पावर है, और साथ के साथ आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 1/2 और मोर की कॉम्पोजिशन का कंट्रोल उसके ऊपर कोई दूसरी कंपनी करती है, तो दोनों में से अगर कोई भी प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो आप क्या बन जाते हो? सब्सिडरी। अब पॉइंट इज, हमारे को तो शेयर कैपिटल दिया, वोट वगैरह के तो बारे में कुछ दिया नहीं है, और जबकि स्मॉल कंपनी की जब हमने सेग्रीगेशन निकालनी होती है वो वोटों के हिसाब से निकालते हैं। अरे भाई, अगर हम याद करें, हमने पॉइंट पढ़ा था, वोटिंग राइट होता ही सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना वोटिंग राइट तब अर्न करते हैं जब मीटिंग में उनके प्रति कुछ खास डिस्कस होना हो। यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया कि उनके प्रति, मेंबर्स के प्रति, प्रेफरेंस शेयर के प्रति कुछ खास डिस्कस होना है, इसीलिए यहां पे हम प्रेफरेंस शेयर्स को इग्नोर कर देंगे। और जहां तक वोटिंग पावर का सवाल है, उसके लिए हम सिर्फ ये 50,000 इक्विटी शेयर के साथ कंपैरिजन करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ आई मेरी बात? आएंगे कॉपी पे, सबसे पहले मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें डिफाइन करोगे आप सब्सिडरी कंपनी को, दैट सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन to any other company that is holding company, means a company in which holding company, पहला पॉइंट क्या? controls the composition of board of directors, या दूसरी कंडीशन क्या होती है? एक्सरसाइजेस कंट्रोल, और ये कंट्रोल होना चाहिए मोर देन 1/2 ऑफ, क्या लेना है? टोटल वोटिंग पावर, टीवीपी, 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब ये टोटल वोटिंग पावर कैसे आएगी? या खुद से, या खुद और सब्सिडरी से, या खुद और सब्सिडरीज से। तो यहां पे उसको बुलेट्स बनाते हैं। आइदर एट इट्स ओन पावर, या और टुगेदर विद वन और more of its subsidiaries, या together or one or together or more of its subsidiaries। sufficient है इतना। जहां पे वेयर कंट्रोल ऑन बीओडी मीन्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है? वन कंपनी कैन अपॉइंट और कैन रिमूव ऑल या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। ये होता है कंट्रोल ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस। कंट्रोल ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है एक बंदा ऑप्ट कर सकता है, उनको एक्सेप्ट अपॉइंट भी करवा सकता है, उनको रिमूव भी करवा सकता है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को या सबको। ठीक है, ये पहला वर्किंग नोट आया क्योंकि उन्होंने बोला है वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, दूसरा वोटिंग राइट्स,
equity shares have right to vote and in normal circumstances preference shareholders cannot vote. और आपने मेंशन करना है टोटल वोटिंग पावर का मतलब क्या है? वोट्स ऑफ इक्विटी प्लस वोट्स ऑफ प्रेफरेंस, ये इन दोनों के वोट्स की बात हो रही है. उसके बाद लिखोगे अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट केस. अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट केस मैं शॉर्ट में लिख रही हूं डीपीपीएल, दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड, यही नाम था, दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड, डीपीपीएल हैविंग paid up share capital of 1 CR in form of 50K equity shares at the rate rupees 100 each and 50K preference shares at the rate of rupees 100 each. दूसरी कंपनी आई शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड. शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड होल्ड्स 25,000 इक्विटी शेयर्स इन डीपीपीएल. टेकिंग सेक्शन 2 clause 87 into consideration, clause 87 into consideration, SEPL holds half of the voting power, 1/2 of voting power in DPPL. When required equation is of, चाहिए क्या, more than 1/2. उनकी जो इक्वेशन आ रही है वो बराबरी की आ रही है, जबकि हमें चाहिए कितनी है, मोर देन 1/2. Therefore DPPL cannot be considered as subsidiary company of Shadow Evening Private Limited. ये तुम्हारा आ गया ए का आंसर. अब बी का आंसर, 2 आंसर्स पूछे थे उन्होंने. दूसरा उन्होंने पूछा था व्हाट इफ अगर वो 5,000 इक्विटी भी होल्ड करते, हम लिखेंगे आंसर वुड रिमेन्स द सेम, क्योंकि इक्विटी के पास वोटिंग राइट तो है नहीं. आंसर वुड रिमेन सेम even if SEPL is holding
5K preference shares as they do not carry any voting right. क्लियर है जी? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कहां से पता लग रहा है? यहां से 3 3 के 2 नंबर है, मतलब डिफाइन पार्टनरशिप, नेम इसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब 3 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये, समझ आया? तो अगर तो क्वेश्चन आ गया तुम्हारा क्वेश्चन 1 का सी, 1 के सी पे हम, तो यहां पे हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the Indian Partnership Act 1932। वो आपको पता होगा, when 2 or more persons have agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। और उसके बाद आप बताओगे डेफिनेशन में 5 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है? उसके बाद एलिमेंट्स बताओगे आप डेफिनेशंस के। एलिमेंट्स ऑफ डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5। क्या 5 एलिमेंट है? एक ये एसोसिएशन है ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, दूसरा इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, तीसरा इनके बीच में बिजनेस होना चाहिए, चौथा इनमें एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स होने चाहिए, पंजवां म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। और फिर आपने ये जब डिटेल दे दी, उसके बाद सिंस इट इज अ 6 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद आप यही एलिमेंट्स को दोबारा से लिखोगे, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, और 1 को एक्सप्लेन इन डिटेल, मतलब 1 to 5 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन एक एक पैराग्राफ करके एक्सप्लेन करोगे डिटेल में। समझ आ गया? आगे चलते हुए नेक्स्ट 2 के ए पे आते हैं। अब 2 का ए क्या कहता है? 2 का ए कहता है जी, कपिल एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, परचेज कर रहा है 100 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल एट द प्राइस विच शुड बी फिक्स्ड बाय अखिलेश। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? कपिल, राहुल। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का केस है, प्राइस फिक्स करनी है किसने? अखिलेश ने। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? प्राइस टू बी डिटर्मिन्ड बाय थर्ड पार्टी। ये आ गया प्राइस बी डिटर्माइंड बाय थर्ड पार्टी, और उसके ऊपर सेक्शन लगता है असर्टनमेंट ऑफ प्राइस का सेक्शन है 9, प्राइस टू बी असर्टन पे लगता है सेक्शन 10, और कंसिडरेशन प्राइस है उसका सेक्शन लगता है 2 क्लॉज 10। 3 सेक्शन आने हैं इसमें, ठीक है? आगे राहुल ने 1000 लीटर का डीलिंग है, ध्यान देना, मस्टर्ड ऑयल। राहुल ऑलरेडी 600 डिलीवर कर चुका है आउट ऑफ 1000, 400 अभी पेंडिंग है, रेडी है डिलीवरी के लिए, ठीक है? सी, इससे पहले थर्ड पार्टी प्राइस डिटरमाइन करती, आप ऑलरेडी 600 डिलीवर कर चुके हो। तो सेक्शन 10 क्या बोलता था? जब थर्ड पार्टी ने प्राइस डिटरमाइन करनी होती है, अगर वो पार्टी प्राइस डिटरमाइन ना कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है।
और अगर आप उससे पहले कोई कमोडिटी डिलीवर कर चुके होते हो उसके प्रति आप क्या पे करते हो, रीजनेबल प्राइस, और जो कमोडिटी रह गई होती है उसकी बाद में आपको डिलीवरी करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, करते हैं इसको 2K को। आओ जी 2K पे, यहां पे आ जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9 of the Sale of Goods Act 1930, by virtue of section 9 of the Sales of Goods Act 1930. पहले लिखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 10 क्या आएगा, प्राइस इज मनी कंसिडरेशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 price is to be ascertained according to parties to contract। ध्यान देना मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि क्वेश्चन 10 का है। ठीक है, आगे प्राइस इज टू बी ascertained अकॉर्डिंग टू पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अकॉर्डिंग टू देयर डीलिंग्स। Price is to be ascertained according to party to contract, according to their dealings, or by valuer, or by valuer। Section 10, that is determination of price by third party in following manner। Determination of price by third party in following manner। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, अगर इफ एग्रीमेंट टू सेल गुड्स फॉर विच प्राइस इज टू बी फिक्स्ड by third party, agreement to sell goods for which price has to be fixed by third party, करनी फिक्स थर्ड पार्टी ने थी, लेकिन he either does not or cannot make valuation, therefore agreement is void। तीसरी पार्टी को आपने प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोला था, अगर तीसरी पार्टी प्राइस को कैलकुलेट नहीं कर पाती है तो उस बिना पे एग्रीमेंट वॉइड होता है। दूसरा, before valuer can value, comma, if seller has appropriated the goods
then he must pay reasonable price. Then he must pay a reasonable price for the goods delivered. For the goods delivered. In the given case, पहले थोड़ा सा केस को ही लिखेंगे एज इट इज जो केस में हुआ. कपिल कॉन्ट्रैक्टेड राहुल, पहले थोड़ा सा केस लिखेंगे. कपिल कॉन्ट्रैक्टेड राहुल टू परचेज 1000 liters of mustard oil. Price to be fixed by Akhilesh, that is third party. Before he could do so, Rahul already delivered 600 liters for which he has to pay reasonable price. Rahul demanded back $600 and cancelled delivery of 400 liters. According to above provisions and facts, Kapil is liable to pay reasonable price for 600 लीटर and for 400 liters contract may be avoided. Contract may be avoided. At the option of seller. ये आपका आंसर होगा. सॉर्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल में दिया हुआ है. एक्सप्लेन करो अल्ट्रा वायर्स को. 7 मार्क्स का क्वेश्चन है. फिर से मतलब अब तुम्हें आइडिया हो रहा है 6-7 में चल रहे हैं वो. एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स ऑफ द कंपनी. तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेज का चार्ट दिया है मैंने कॉपी में. ठीक है. तो यहाँ पे जब तुम आओगे अल्ट्रा वायर्स की डिटेल में, हम है 2 के बी पे.
तो पहले तुम डिफाइन करोगे अल्ट्रा वायर्स, मैंने कॉपी में करवाया था, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एक्ट, एक्ट के बियॉन्ड के पावर्स है, एनीथिंग वॉलेटिव टू एनी लॉ वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, ठीक है। डिफाइन करोगे अल्ट्रा वायर्स, उसके बाद इसका लीडिंग केस दोगे। लीडिंग केस कौन सा है? एशबरी वाला, हर अल्ट्रा वायर्स में यही केस रेफर होता है, एशबरी रेलवे कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। ये मेन केस स्टडी है जो अल्ट्रा वायर्स में तुमने रेफर करनी है, ठीक है। उसके बाद तुम आ जाओगे कॉन्सिक्वेंसेस पे। उसमें सारी डिटेल्स दोगे, अल्ट्रा वायर रेटिफाई नहीं हो सकता, बियॉन्ड द पावर्स है, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अल्ट्रा वायर ट्रांजेक्शन वॉइड होती है, लेकिन अल्ट्रा वायर द प्रॉपर्टी वैलिड होती है। याद है सारे पॉइंट्स दिए थे, वो सब यहाँ पे आना, ठीक है। आगे नेक्स्ट 2 का सी, एलएलपी का क्वेश्चन है। एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ, बार बार आता है क्वेश्चन, पिछली बार भी एमटीबी में था। एलएलपी एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस है जो पार्टनर्स बेनिफिट्स उठाता है लिमिटेड लाइबिलिटी के, प्लस इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप भी होती है। इस चीज को एक्सप्लेन करो। ये देखो, 2 चीजें बोली है उन्होंने, आपके बैक क्वेश्चंस में से है, आपके बैक क्वेश्चंस में से है, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। उन्होंने बोला है बताओ एलएलपी की डिटेल्स, ये देखो क्वेश्चन, आंसर दिखा रही हूं। एलएलपी, पहले सेम लाइन पूरी लिखी, हाँ जी एलएलपी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। उसके बाद उन्होंने 2 चीजें पूछी है तुमसे, एक लिमिटेड लाइबिलिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी। ये देखो उन्होंने उसी के ही 2 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, फालतू के हम अपनी चीजें नहीं लिखेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं हम बताएंगे कि पुरानी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में एक्ट ऑफ एजेंट के लिए सारे पार्टनर्स लायबल होते थे और उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे कि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स है वो लिमिटेड टू देयर एग्रीड प्रोपोर्शन है, दैट इज वाई इसको लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरे में आ गया फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जिस तरीके से एलएलपी है, एलएलपी और मेंबर को फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट कल्चर मिलता है, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आप किसी भी तरीके के फॉर्म में बिजनेस में एंटर क्यों नहीं होते, आप एक स्मॉल एंटरप्राइज हो लेकिन रजिस्टर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, एलएलपी में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, उस सेंस में उन्होंने लिखा हुआ है कि एलएलपी फ्लेक्सिबल। समझ आई मेरी बात? फटाफट से एक बार आंसर रीड करो, अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना, फिर आगे चले।
पढ़ लिया। आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बी एंड कंपनी। फर्म इज डूइंग बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स का काम है जी। A authorized her to sell the stock of plastic bottles. It was decided between them that A should sell the plastic bottles at a minimum price which they have decided, and if A sells at a price less than the minimum, he should first take the permission of B. मतलब मिनिमम प्राइस पे बेचना है, लेकिन अगर लेस प्राइस पे बेचेगा तो तेरे को पहले बी की परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब ए और बी इक्वल पार्टनर्स है। ए जो करेगा बी लायबल है, बी जो करेगा ए लायबल है, बट आपस में अंदर खाते डीलिंग है कि अगर कम प्राइस पे बेचेगा तो पहले मेरे से क्या ले लियो, परमिशन। ठीक है, आगे। ड्यू टू सडन चेंज इन गवर्नमेंटल पॉलिसी, प्राइस गिरनी शुरू हो गई। इस नियत से कि मैं फर्म को लॉस से बचाना चाहता हूं, प्राइस सडन डिक्लाइन हो गई। सेव फ्रॉम लॉस, तो एक्ट ऑफ इमरजेंसी हो गया। ठीक है, एज ए रिजल्ट उसने लॉस पे बेच दिया। उसने कांटेक्ट करने भी कोशिश करी लेकिन कर नहीं पाया। यही 3 चीजें होती हैं। आपने अपने साथ वाले बंदे को बचाने की कोशिश की, आपने बिजनेस को लॉस से बचाने की कोशिश की, आपको इमरजेंसी में करना पड़ा, और आपने ऑपोजिट पार्टी को कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की थी, बट वो मिल नहीं पा रहा था। बी वॉज ऑन फॉरेन ट्रिप। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स जब बी आया, उसने सूट फाइल कर दिया डिफरेंस ऑफ प्राइस एंड मिनिमम प्राइस रिकवर करने का। बताओ क्या वो ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, बताओ जी। क्या लिखेंगे? हेडिंग क्या आ जाएगा? लाइबिलिटी ऑफ फर्म in case of acts of emergency by any partner. In case of act of emergency, liability of firm in case of act of emergency by any partner. You will write normally every partner has right to be indemnified. Every partner has right to be indemnified by firm in respect of payments, in respect of payments made, liabilities incurred by him, in ordinary course of business. Every partner has right to be indemnified by firm in respect of payment made, liability incurred by him in ordinary course of business or in case of acts of emergency.
or in case of acts of emergency. प्रोवाइडेड एक्ट्स इन इमरजेंसी के कुछ पॉइंट्स है क्या? act was done to protect firm from any loss. Act was done to protect firm any loss. दूसरा, he did what a man of ordinary prudence would do. Man of ordinary prudence would do. And other partner was not approachable. Other partner was not approachable. फिर लिखोगे explanation to, नहीं सॉरी, फिर आप लिखोगे in the instant case. इन द इंस्टेंट केस, मैंने बोला है पहले थोड़ा केस लिखोगे, इसमें लिखो खुद अब जरा, देखो ए बी के बारे में क्या क्या लिखोगे। पहले बिजनेस बताओगे, बिजनेस इज ऑफ ट्रेडिंग प्लास्टिक्स, फिर बताओगे ए और बी पार्टनर्स हैं, फिर उसकी कंडीशन बताओगे कि वो इस प्राइस पे बेच सकता है, और फिर बताओ उसने बेच दिया ड्यू टू एक्ट ऑफ इमरजेंसी। जल्दी से खुद लिखो, क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं तुम्हें, ये लो, इसको कंसिडर करते हुए फैक्ट्स एज अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट केस लिखो। हर बारी जब वो एमटीपी निकालते हैं वो अपना आंसर को प्रेजेंट करने का एक तरीका निकालते हैं। समझ रहे हो आप सब, मेरी बात सुन रहे हो? इस टाइम पे जो उन्होंने आंसर की अपलोड की है, ये देखो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये उनकी द्वारा की अपलोड आंसर की है। ये देखो, पहले वो सेक्शन का नंबर देते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद वो सेकंड हेडिंग डालते हैं इंस्टेंट केस, केस के पॉइंट्स को एज इट इज लिखते हैं एक आधी लाइन बदल के, तीसरा वो डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स। दिख रहा है? ये मेरा क्रिएटेड नहीं है, ये उनके द्वारा, वो कैसा आंसर चाहते हैं उन्होंने ये दिया होता है हमें। तो वो 3 सेग्रीगेशंस कर रहे हैं। हम जो कंक्लूजन लिखते थे वो उसको ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स लिख रहे हैं। समझ आई मेरी बात? चलो करो क्वेश्चन जल्दी से। तो कंक्लूजन की जगह तुम भी क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स। जल्दी से। नथिंग, नथिंग, वो तो करना। चल दें आगे।
लास्ट में लिख देंगे seeing the above provisions it shows that no doubt A did the transaction but it was his act of emergency and he did all this to protect the company, therefore he is not liable for the same. आगे चलते हुए नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइकून प्राइवेट लिमिटेड। बी का फर्स्ट पार्ट है, देखो डिवाइडेड है, सेग्रीगेटेड है 4 और 3 मार्क्स में। टाइकून प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्लासफेयर प्राइवेट लिमिटेड। एज पर द लास्ट P&L अकाउंट 31 मार्च, ईयर एंडिंग 31 मार्च, ग्लास प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर है 1.80 करोड़ और पेड अप कैपिटल है 80 लाख रुपए का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अवेल करना चाहते हैं स्टेटस ऑफ अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी में हम आ गए 2 क्लॉज 85 पे, जिसमें कि हमारे को पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी स्मॉल कंपनी है, नॉट एक्सीडिंग आता है, लेस देन 400 करोड़, 4 करोड़ जो लेटेस्ट फिगर चल रही है। और टर्नओवर बीच में एंड आता है, टर्नओवर हमें चाहिए लेस देन 40 करोड़। शुड नॉट एक्सीड, इसके लिए हम ये साइंस पेपर में यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने वर्डिंग क्या लिखनी है, डज नॉट एक्सीड। ध्यान देना ध्यान, ये 4 करोड़ 40 करोड़ कित्थों ले रहे हो तुम लोग, गलती कहां पे करते हो तुम, यहां पे लिखते नहीं हो फ्रॉम, फ्रॉम करंट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। यहां पे है 1.80 करोड़ टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल है 80 लाख, दोनों लिमिट के बीच में है, ठीक है। एक प्रोविजन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन वो इस प्रोविजन से कुछ सालों से क्वेश्चन नहीं डाल रहे, उसके नीचे प्रोविजन थी, प्रोवाइडेड दैट 2 क्लॉज 85 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ऊपर लिखी जो प्रोविजंस हैं ये ऐसी किसी कंपनी पे नहीं लगती जो होल्डिंग हो, ऐसी किसी कंपनी पे नहीं लगती जो सब्सिडरी हो, ऐसी किसी कंपनी पे नहीं लगती जो सेक्शन 8 में कवर हो, ऐसी किसी कंपनी पे नहीं लगती जो स्पेशल एक्ट द्वारा गवर्नड हो। समझ आ रही है? कुछ सालों से वो क्वेश्चन 2 क्लॉज 85 के पॉइंट से नहीं डाल रहे, उसके नीचे के कंटेंट से डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। द कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज द डायरेक्टर्स कि तुम्हें स्मॉल कंपनी कैटेगराइज करना चाहिए, लेकिन ऊपर दिया हुआ है टाइकून प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्लासफेयर, तो ग्लासवेयर किसी की सब्सिडरी हो गई। समझ आया? नो डाउट हम क्या बोलेंगे, नो डाउट ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसको तब भी हम इसको स्मॉल कंपनी में कैटेगराइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये किसी की सब्सिडरी है। उन्होंने बोले, कंपनी सेक्रेटरी ने यही तो बोला था, एडवाइज द डायरेक्टर्स दैट ग्लास कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज स्मॉल कंपनी। वो तुमसे पूछ रहे हैं एक्सप्लेन करते हुए बताओ क्या कंपनी सेक्रेटरी की बात करेक्ट है? आंसर इज बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया है? आओ कॉपी पे फटाफट से। ये है क्वेश्चन 2 के बी का सेकंड, नहीं 2 के बी का थर्ड है, देखना एक बार क्रॉस चेक करना। अच्छा तुम्हारे पास एमटीबी करने आए हो, पेपर साथ में लेके नहीं आए। थर्ड के बी का फर्स्ट है, सॉरी क्वेश्चन थर्ड के बी का फर्स्ट है।
क्या कह रहे, उन्होंने क्या बोला इसमें, सबसे पहले तुम 2 + 85 के हिसाब से स्मॉल कंपनी को डिफाइन करोगे। और वो शुरू कैसे होता है, स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी हुज, पहला पॉइंट डालोगे पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड्स, आपने पूरा लिखना है, आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करोगे, फिगर्स भी यूज नहीं करनी, 4 करोड़, याद रखने वाली बात है एंड, दूसरा टर्नओवर एज पर P&L ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीड्स 40 करोड़। ज्यादातर बच्चे ये वाला पार्ट नहीं लिख के आते, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बच्चों को याद नहीं होता, सीधा लिखाते हैं 4 करोड़ और 40 करोड़, ऐसे वो नंबर नहीं देंगे। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस है, प्रोवाइडेड दैट nothing is in this clause shall apply to, इसमें लिखी कोई भी बात अप्लाई नहीं होती किसको, वहां पे बताना पड़ेगा, एक अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, तीसरा कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आपने शॉर्ट में नहीं लिख के आना, कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट, ये हमारी लॉ की प्रोविजन खत्म हो गई। दूसरी सेग्रीगेशन वो कैसे दे रहे हैं, क्या देना है, इन द इंस्टेंट केस, चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन हो 7 नंबर का क्वेश्चन हो, सबकी कैटेगराइजेशन सेम है। इन द इंस्टेंट केस हम लिखेंगे एज पर लेटेस्ट P&L अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 March 2023 of Glassware Private Limited, its turnover was 1.80 crore, comma, which is within the limit of 40 crores. दूसरा, its paid up share capital was 80 lakhs, which is within the limit of 4 crores. इसलिए लिखेंगे दो GPL as per turnover and paid up share capital norms qualifies for status of small company, qualifies for status of small company but cannot be categorized as बाहर जाके सामने कमरे में सो जा, cannot be categorized as small company because it is subsidiary of another company. Another company कौन सी है, टाइफून लिमिटेड। फिर कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू above provision and facts
GPL will not earn status of small company, therefore contention of company secretary is correct. Therefore contention of company secretary is correct. आगे चलते हुए उसकी बात तो मैं मत उसको आता है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। आगे चलते हुए थर्ड के बी का सेकंड, इन द फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड, ये सेम आपकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है स्टडी मॉड्यूल में। 5 मेंबर थे, प्लेजर ट्रिप पे जा रहे थे, प्लेजर का प्लेजर ही रह गया, सारे मर गए। अब क्या हुआ जी, क्या कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी? भाई जरूर रहेगी, क्योंकि परपिचुअल सक्सेशन है, सबके मरने से कंपनी को कोई भी फर्क, किसी के आने किसी के जाने, मरने मराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर, इज इट करेक्ट टू से दैट द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट स्यू? रॉन्ग, ध्यान देना, कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी, कैन नॉट स्यू, कैन ओन प्रॉपर्टी एंड कैन स्यू एंड बी स्यूड। तो इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन्होंने। अब जब तुम इसको अटेम्प्ट करने जाओगे, ध्यान देना, तुम कर रहे हो थर्ड के बी का सेकंड, थर्ड के बी का सेकंड, ऐसे तुमने वहां पे मेंशन किया होगा आंसर वाले कॉलम में, जो फर्स्ट कॉलम होगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुमने यहां पे मेंशन करना है ए पार्ट। पहले तुम ए का आंसर कर रहे हो, इसमें तुम परपिचुअल सक्सेशन बताओगे, है? उन्होंने भी ऐसे लिखा, इसीलिए मैंने भी ऐसे लिखा। क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन उसी फॉर्म में करनी है जिस फॉर्म में उन्होंने पूछा है। परपिचुअल सक्सेशन को एक्सप्लेन करोगे, फिर उसका अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट केस बताओगे। परपिचुअल सक्सेशन में क्या बताओगे? किसी के आने किसी के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ ने उसको क्रिएट किया, लॉ ही उसकी वाइंडिंग अप करेगा, अपने आप सबके मर जाने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट केस में तुम लिखोगे मेंबर्स कितने थे? FFPL कंपनी है, 5 मेंबर्स ऑफ FFPL died in a pleasure trip। पता नहीं कैसा प्लेजर ले रहे थे। died in a pleasure trip। Still it will not affect the existence of company। Therefore उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, देखना लास्ट में। अच्छा सच, इज फ्लावर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस? FFPL continues and its existence is not affected by death of all 5 members। Death of all 5 members। फिर आप यहां पे मेंशन करोगे उसका बी पार्ट उन्होंने पूछा। उसमें उन्होंने क्या पूछा था? 2 चीजें, कैन ओन प्रॉपर्टी, कैन नॉट स्यू प्रॉपर्टी। स्टार्टिंग दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है? तो स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे, द स्टेटमेंट
given is incorrect. Statement given is incorrect. बाद में आप बता दोगे कंपनी के दो फीचर्स पूछे हुए हैं ना, उसको आप एज इट इज एक्सप्लेन कर दोगे। स्यू कर भी सकती है, और दूसरा क्या था, कैन बी स्यूड, ठीक है, प्रॉपर्टी ओन भी कर सकती है। आगे चलते हुए नेक्स्ट चलते हैं, सी पे आगे जी, डायरेक्ट क्वेश्चन है थर्ड का सी। एंटीसिपेटरी ब्रीच बताओ। और उसके इफेक्ट बताओ। बड़ा हॉट क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट होता है। तो जब आप थर्ड का सी क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले आप डिफाइन करोगे ब्रीच को। ब्रीच क्या होता है, फिर आप स्टेट करोगे उसके टाइप्स कि ब्रीच दो तरह का होता है, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये करने के बाद लिखना दोनों का नाम है, डिफाइन किसको करना है, ओनली यहां पे दोनों देने हैं, एक्चुअल भी और एंटीसिपेटरी भी। लेकिन जब डिफाइन करने की बारी आ रही है, डिफाइन करना है ओनली एंटीसिपेटरी ब्रीच को। डिफाइन करोगे एंटीसिपेटरी ब्रीच को, उसके बाद लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 of the Indian Contract Act 1872 provides as follows. Provides as follows. क्या प्रोवाइड करता है, आप बताओगे। व्हेन अ पार्टी परफॉर्म्स और डिसेबल्स हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रॉमिस, then unless a different intention appears by his conduct or his equations, if he wishes to continue. यही था ना उसमें, या तो वो कैंसिल करेगा या तो वो बोलेगा मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान के चल रहा हूं, सबसिस्टिंग, ठीक है। प्रोवाइडेड एज फॉलोज, तो तुमने 39 को यहां पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद तुमने लीडिंग केस देना है, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। उसके बाद तुमने इसके इफेक्ट्स देने, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। दो इफेक्ट हैं, पहला ट्रीट एज रिसाइंडेड, उसको बताओगे, दूसरा सबसिस्टिंग। ट्रीट एज रिसाइंडिंग, दूसरा सबसिस्टिंग, दो इफेक्ट्स एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद नीचे इसका एक एग्जाम्पल दो। आगे चलते हुए फोर्थ के ए का फर्स्ट पार्ट, नितेश गुप्ता इज कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस, बाबा ब्रिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया है, 1000 ब्रिक्स देनी है 12 अगस्त 2023 को। बाबा ब्रिक के पास 2 लॉरीज हैं, बाबा ब्रिक के पास 2 लॉरीज हैं 5000 ब्रिक की, और एक लॉरी है, ठीक है, 1000 ब्रिक्स देने हैं 12 अगस्त तक। बारह अगस्त को ही एक लॉरी वर्किंग कंडीशन में नहीं थी, इसलिए बाबा ब्रिक ने सिर्फ 500 ब्रिक्स सप्लाई करी, और उन्होंने उसको प्रॉमिस कर दिया कि बाकी की ब्रिक्स हम तेरे को बाद में दे देंगे। ध्यान देना, ऑफर हो चुकी है, एक्सेप्टेंस हो चुकी है, ऑफर हो चुकी है,
एक मिनट, ऑफर हो चुकी है, एक्सेप्टेंस हो चुकी है, डिलीवरी बाकी थी, यही हुआ है। इसी को तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। चैप्टर 4 यूनिट 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि जब ऑफर हो चुकी है, एक्सेप्टेंस हो चुकी है, जब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सेक्शन 37, जब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी आई, 10,000 मांगी थी, 10,000 मांगी थी, यानी कि हमें तो होल ऑब्लिगेशन चाहिए थी। यू डिलीवर्ड इन पार्ट, हमें पूरी ऑब्लिगेशन चाहिए थी, तूने डिलीवर किया इन पार्ट में। इसका मतलब अगर तू इसका डिफेंस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के तौर पे लेता भी है तो उसके कुछ इसेंशियल्स थे, याद करो, इसेंशियल्स ऑफ परफॉर्मेंस टू कॉन्ट्रैक्ट। पहला इसेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का था वो अनकंडीशनल होना चाहिए, फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का था इट इज फॉर द होल ऑब्लिगेशन, याद है। फिर आपने कोई इंस्टेंट चेंज सेम बिजनेस प्लेस पे किया हो, सेम टाइम पे किया हो, ताकि इसका मतलब मुक्ति बात ये होती थी ऑपोजिट पार्टी को आपने डिलीवरी एक्सेप्ट करने का वजह नहीं दी होनी चाहिए, तो वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस काउंट होता है। यहां पे जब तेरे से मांगी 10,000 गई थी, तूने 5,000 की डिलीवरी दी, तो सामने वाला बंदा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि तूने मेरे को पूरी डिलीवरी नहीं करी, उसने मान लो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, तो क्या वो ठीक कर रहा है? आंसर इज यस है। एक्चुअल ब्रीच तब बोलते जब कुछ भी ना किया होता, उसने 5,000 तो डिलीवर करी है ना। आगे क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने हमसे पूछा। ठीक है, आते हैं इसके आंसर पे। 4 का ए का 1, according to provision of section 37 and 38 of the Indian Contract Act 1872, that is performance of contract, यहां पे आप सारा एक्सप्लेन करोगे, डिटेल डायरेक्ट वाला मैं नहीं बोल रही हूं, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे इन द इंस्टेंट केस। फिर हम आ जाएंगे इन द इंस्टेंट केस। हमने इंस्टेंट केस में जो केस दिया उसी को ही वो लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम क्या लिखेंगे? नितेश गुप्ता contracted with Baba Brick House to supply 10,000 bricks on 12th of August, ऐसा केस में दिया और हमने भी वही लिखा है। He sent only 5,000 bricks and promised to supply rest. After taking into account the above provisions and facts,
after taking into account the above provisions and facts, Baba House gave the plea that no fault has been made from his part. The plea of Baba cannot be considered as performance should be of whole obligation. Part performance from Baba is not taken as valid performance. Therefore, Nitesh Gupta is right in avoiding the contract. Nitesh Gupta is right in avoiding the contract. Justified? चल दूं आगे. Next. Second. राहुल ट्रांसपोर्टर है, was entrusted with the duty of transporting tomatoes from the rural area. Heavy rains की वजह से 2 दिन वो खड़ा रहा किसी और जगह पे, और मजबूरी में जिस भी जगह पे वो खड़ा था, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी, उसने मार्केट रेट से बिलो रेट पे इस डर से कि टोमेटो खराब हो जाएंगे बेच दिया. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बताओ क्या वो ऐसा कर सकता है? पहले तो ट्रांसपोर्टर है तो एजेंट है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी चैप्टर का क्वेश्चन है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में आपने एक टॉपिक किया था एक्ट ऑफ इमरजेंसी. सेक्शन लग जाता है 189. तो जो पॉइंट्स अभी हम एक और पीछे क्वेश्चन में करके हटे थे, क्या क्या थे उसमें, कि आपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए किया हो, आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करता था आपने वही किया है, आपने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की. ध्यान देना, पिछले वाले क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल वर्ड यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एजेंसी का टॉपिक नहीं था. यहाँ पे बोल रहे हैं एजेंट ने प्रिंसिपल को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की बट प्रिंसिपल नहीं मिला, तो एज ए रिजल्ट उसको बेचने ही पड़ेंगे. तो आप अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट केस डालोगे और लिख दोगे कि भाई एक्ट ऑफ इमरजेंसी, राहुल ने जो किया वो करेक्ट है, इसके प्रति उसने कोई भी बियॉन्ड द ड्यूटी काम नहीं किया, उसको ये करना अलाउड. इज दैट क्लियर विद एवरीवन? जो फाउंडेशन के बच्चे हैं वो कैमराज ऑन रखेंगे, मुझे किसी का कैमरा ऑफ नहीं चाहिए. आगे डायरेक्ट क्वेश्चन, फ्री के नंबर, मीनिंग, सारे इसेंशियल्स डाल दिए. बहुत इजी टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक. क्यों? इसकी जो इसेंशियल्स हैं बुक में भी एक्सप्लेन्ड नहीं है, डिटेल में जाके छोटे छोटे तो हैं, आता है हमें. डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है. 7th को मैं डिस्कस नहीं कर रही, नेक्स्ट पे चलते हैं. 4th का सी, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम. कितने नंबर का क्वेश्चन है? 6 नंबर का. वेरियस टाइप्स ऑफ लॉस, सिविल, क्रिमिनल, कॉमन लॉ, नेचुरल जस्टिस. आगे चलते हुए 5th के ए पे आते हैं. A agrees to sell certain goods to be on a credit day of 10 दिन का. पोजेशन में है, अनपेड सेलर का है, इंसॉल्वेंट हो गया, डिलीवर एक्सरसाइज राइट इन लियन. पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो. 5 का ये कह रहा है गुड्स क्रेडिट पे थे. हमने पढ़ा है जब तक क्रेडिट पीरियड खत्म नहीं होता तब तक आप राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते. कहते लेकिन 10 दिन एक्सपायर हो गए थे, गुड्स अभी भी
ए के पोजेशन में ही थे। तो राइट ऑफ लियन तभी एक्सरसाइज होता है जब गुड्स आर इन योर पोजेशन। वो कहते हैं बी ने अभी तक प्राइस पे नहीं की हुई थी, बी बिकेम इंसॉल्वेंट। तो हमारे को यही सब तो चाहिए, पहला आप अनपेड होने चाहिए हो, दूसरा पोजेशन आपके पास होना चाहिए, तीसरा क्रेडिट पे ना बेचा हो, अगर बेचा है तो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप गुड्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू गिवन केस डालोगे, कंक्लूजन लिखोगे, खत्म। चल दूं आगे, इजी पीजी क्वेश्चन था। सेकंड 5 के ए का सेकंड पार्ट, ए बी ने सोल्ड किया है व्हीट सी डी को, ईच बैग में 50 किलोग्राम ऑफ व्हीट थी, उसने 450 भेजा है रोड के रास्ते, और सीडी 50 बैग खुद ले गया। सीडी जो 50 बैग खुद ले गया मतलब बायर को वो 50 बैग मिल गए हैं, उन 50 बैग के ऊपर राइट अगेंस्ट द गुड्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो 450 है उसके ऊपर राइट्स टू गुड्स एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अभी वो कहां है, रस्ते में। कहते पता लगा बैंकरप्सी हो गई है, सामान को रस्ते में स्टॉपेज इन ट्रांजिट करोगे, तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन होना है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आप अनपेड सेलर होने चाहिए हो, आप पार्ट विद द गुड्स कर चुके होने चाहिए हो, जो गुड्स है वो बायर को या उसके एजेंट को अभी तक मिले नहीं होने चाहिए। तो आप डायरेक्टली एजेंट को या उसकी कंपनी को इन्फॉर्म करके गुड्स को स्टॉप करवा सकते हो। उसके बाद आप एक्वायर करोगे, एक्विजिशन ऑफ रीगेन ऑफ द 450 प्रॉपर्टी अगेन, आप इन्फॉर्म करोगे, लियन लगाओगे, तब भी अगर वो कुछ नहीं करेगा तो आप गुड्स को बेच दोगे। ठीक है, चल दूं आगे। तो वो पूछ रहे हैं डिसाइड द केस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो 450 वाले के ऊपर राइट ऑफ स्टॉपेज लगेगा, जो 50 चले गए हैं उनके ऊपर राइट अगेंस्ट द बायर लगेगा, क्योंकि वो गुड्स ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, डिलीवर। चल दूं आगे। नेक्स्ट बी का कॉन्टिन्यूइंग गारंटी एक्सप्लेन 129 और उसकी रेवोकेशन 130। याद है, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी फॉर द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, रेवोकेशन जब करते हैं तो पास्ट के लिए आपकी रेवोकेशन हो जाती है, सॉरी पास्ट के लिए आपकी लाइबिलिटी रहती है, फ्यूचर के लिए आपकी रेवोकेशन हो जाती है। डन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 14। सेक्शन 14, अब सेक्शन 14 क्या कहता है, गुडविल बतानी है एज पर पार्टनरशिप एक्ट। उसमें आप बताओ जी, गुडविल पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है, और जो गुडविल पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है उसमें सारी लिस्ट दो, सारी लिस्ट प्रोवाइड करो। तो यहां पे सेक्शन 14 तुमने डिटेल में डिफाइन करना है। याद है जिसमें गुडविल भी इंक्लूड होती थी, जो एसेट्स तुमने फर्म के नाम पे, फर्म के काम के, फर्म के पैसे से खरीदी है, चाहे वो एसेट हो, प्रॉपर्टी हो, गुडविल हो, जो मर्जी हो, वो फर्म की ही मानी जाएगी। छोटा सा क्वेश्चन है, आगे चलते हुए सी पार्ट, 5 सर्कमस्टांसेस बताओ व्हेन कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। नोवेशन, रिसिशन, ऑल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर, मर्जर, कोई भी 5 बता दो। 62 से स्टार्ट होता था, 62, 63, रिमेंबर। आगे 6 का ए पार्ट, प्रियांश ने परचेज किए गुड्स फ्रॉम सुमित, ही इशूड अ चेक टू सुमित फॉर द सेल प्राइस 14 जून को। सुमित प्रेजेंटेड द चेक बैंक, बैंक ने इन्फॉर्म किया उसको 19 जून को, चेक वॉज रिटर्न्ड अनपेड ड्यू टू insufficiency of funds. Okay. In the account of Priyansh, Sumit sued against Priyansh under section 138 of Negotiable Instrument Act. State the reasons whether this suit is maintainable or not. 138 insufficiency of funds, 138 insufficiency of funds, और यहाँ पे लिखा है कि डिसऑनर हुआ ड्यू टू insufficiency of funds। 138 का प्रोविजन याद है, 138 के, चेक प्रेजेंट हुआ होना चाहिए विद इन वैलिडिटी पीरियड यानी कि 3 मंथ्स, चेक प्रेजेंट हुआ होना चाहिए, और वहां पे जो रिटर्न हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स था और बैंक आपको उस चक्कर में पेमेंट नहीं कर पाया। तो यहां पे
आप वो सारा, आपको याद है मैंने स्टेप वाइज करवाया था एक पार्ट, याद है? अब इसने नोटिस इसको दिया, उसके बाद रीजन होना चाहिए कि आपकी लाइबिलिटी है, याद है? नेगोशिएबल में वो स्टेप्स वाला चार्ट दोगे और लास्ट में आप सारा पैटर्न बताओगे कि 15 दिन में दोबारा हम इन्फॉर्म करते हैं कि तू हमें पे कर दे, याद है वो सारा स्टेप? वो सारे स्टेप्स आने हैं इसमें नेगोशिएबल। आगे चलते हुए इसेंशियल एलिमेंट्स बताओ जी किसके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, क्या होता है? बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई होनी चाहिए, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड गुड्स क्या हो जाने चाहिए, रिटर्न, अगर कोई एक्रीशन होगी तो वो भी साथ में क्या होती है, रिटर्न, पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, और बेलमेंट तभी एक्सरसाइज हो सकता है जब गुड्स कौन से हो, मूवेबल्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेरियस एसेंशियल्स इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। पहले सेक्शन 18 से बताओगे कि गुड्स को सेग्रीगेट करो कि गुड्स क्या है, अनअसर्टेन। जब एक बार ही पता लग गया कि गुड अनअसर्टेन है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का सेक्शन 23 लगाओ। सेक्शन 23 कहता है कि पहले जो अनअसर्टेन गुड्स है उनको एप्रोप्रिएट करो, मतलब अनसर्टेन है या फ्यूचर गुड्स है, पहले सेग्रीगेट करो, उसके बाद उसको एप्रोप्रिएट करो, एप्रोप्रिएट करने के बाद उसको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आओ, डिलीवरेबल स्टेट में लाने के बाद बायर को इन्फॉर्म करो, या तो आपने उसकी एप्रोप्रिएशन बायर ने सेलर के असेंट से करी हो, सेलर ने बायर के असेंट से करी हो, जो असेंट लिया वो एक्सप्रेस हो या इंप्लाइड हो। अगर आप सारे एसेंशियल्स को फुलफिल करते हो तो अनसर्टेन गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम बायर टू, सॉरी फ्रॉम सेलर टू न्यू बायर। समझ आया? यहां पे आपका फर्स्ट एमटीपी फिनिश होता है।